Hello students, welcome you all at a Futures in Institutes online platform. As we promised कि 9 PM पे रोजाना एक इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए आएगा और हम लोग अभी चल रहे हैं सैनिक स्कूल की सीरीज को लेकर के। उसके पहले कुछ वीडियो जा चुके हैं और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सैनिक स्कूल के बारे में यदि इंफॉर्मेशन पूरी होगी तो तैयारी भी बहुत जबरदस्त होने वाली है। तो आज बात करेंगे हम लोग एलिजिबिलिटी फॉर सैनिक स्कूल कि भैया सैनिक स्कूल का फॉर्म भरने के लिए कोई एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड है क्या। तो वो एलिजिबिलिटी क्या है बात करने वाले हैं। क्लास 6 के लिए क्या चाहिए, पहले तो एज एलिजिबिलिटी कि बच्चे का एज 10 साल से 12 साल होना चाहिए, है ना, 10 साल से 12 साल होना चाहिए। ये जो डेट्स हैं वो डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, वो नोट डाउन मत करना। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम 2022-23 का है और अभी जो एग्जाम होने वाला है वो 2023 टू 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन चलेगा। तो ये डेट एक साल आगे बढ़ जाएगी, यानी जो यहां पे लिखा हुआ है कि 1 अप्रैल 2010 टू 31 मार्च 2012, ये देखिए ये डेट्स लिखी हुई है, यानी इनके बीच में यदि आपके बच्चे का बर्थ होगा तो इसमें ये लिखा हुआ है। लेकिन आपको अभी जो फॉर्म आएंगे, अभी जो नोटिफिकेशन है उसमें एक साल बढ़ जाएगा। तो आपको याद रखना है क्लास 6 के लिए कौन सा डेट, 1 अप्रैल 2011 टू 31 मार्च 2013, यानी यदि 1 अप्रैल 2011 से लेकर के 31 मार्च 2013 के बीच में यदि बच्चे का बर्थ हुआ है तो वो बच्चा क्लास 6 के एग्जाम के लिए अपीयर हो सकता है। उसकी एज कंप्लीटली एग्जाम में बैठने के लायक हैं। अगेन आई रिपीट, क्लास 6 के लिए यदि आपके बच्चे का एग्जाम बर्थ जो है वो 1 अप्रैल 2011 से लेकर के 31 मार्च 2013 के बीच में है तो वो क्लास 6 के लिए एग्जाम अपीयर कर पाएगा। ठीक है। क्लास 9 के लिए क्या है, क्लास 9 के लिए हमें चाहिए 15 साल से 13 साल से 15 साल, और इसके अंदर जो है वो इस बार की मैं डेट ऑफ बर्थ डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये आपके काम की है। 1 अप्रैल 2008 से लेके 31 मार्च 2010 है। 1 अप्रैल 2008 से लेके 31 मार्च 31 मार्च 2010। तो ये डेट आपको बेसिकली याद रखनी है बेटा। इसी के बीच में यदि आपका बर्थ है तो आप क्लास 9 के लिए भी एग्जाम दे सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज देखो जो मैंने अभी नहीं बोली थी, अब बोल रहा हूं कि यहाँ पे गर्ल्स भी अप्लाई कर सकती है। यानी बहुत बड़ी न्यूज है कि पिछले कुछ सालों से गर्ल्स को हर जगह मौका मिल रहा है और ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है कि हमारी जो बेटियां हैं अब जाकर के सेना के अंदर जाने का उनका रास्ता थोड़ा सा आसान हो जाएगा। डिफेंस में वो अपनी सर्विसेज दे सकती हैं क्योंकि उनको यदि पहले से छोटी एज से पता होगा तो बहुत इजीली वो जाकर के हमारी बच्ची जो है वो देश के लिए बहुत अच्छा सा काम कर सकती है और वो भी लड़कों की तरह कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ करके उनके साथ खड़े होकर के देश की सेवा कर सकती है। तो उनके लिए मौका है कि उनको सैनिक स्कूल, इवन देन मिलिट्री स्कूल और इवन दो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज RIMC के अंदर भी लड़कियां अप्लाई कर सकती हैं। और इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती कि अब हमें ये मौका मिला है तो गर्ल्स का थोड़ा कोटा कम है, सीट्स बहुत कम है। जैसे यदि 100 सीट्स हैं किसी स्कूल के अंदर तो 10 सीट्स ही रिजर्व रहती है बच्चियों के लिए मोस्टली, या थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। तो हमें तैयारी ज़्यादा करनी पड़ेगी। यदि आप गर्ल हैं और यदि आप किसी गर्ल चाइल्ड के पेरेंट्स हैं और अपने बच्चे को तैयार करवाना चाहते हैं तो बच्चे को प्रॉपरली स्ट्रैटेजी से तैयारी करवाइए ताकि वो बच्चा आगे बढ़ सके और देश के लिए अपनी सर्विस को कंट्रीब्यूट कर सके। तो गर्ल्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है ये। ओके, अब अगली बात आती है कि पासिंग मार्क्स क्या चाहिए। तो पासिंग मार्क्स इस एग्जाम को पास करने के लिए 25% इन ईच सब्जेक्ट, यानी हर सब्जेक्ट में आपको 25 मार्क्स तो लाना पड़ेगा और 40% टोटल जो है आपका वो एग्रीगेट होना चाहिए, यानी टोटल, यानी आपके 25% से, जैसे मान लीजिए 4 सब्जेक्ट हैं क्लास 6 में और आपने 2 सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100% स्कोर कर लिया और बाय लक आपने जीके को या इंग्लिश को अच्छे से नहीं किया और वहां पे आपके किसी भी एक सब्जेक्ट में 25 से कम परसेंटेज रह गए तो वहां पे आपने पूरा स्कोर भी किया है तो ओवरऑल फेल हो जाओगे। दूसरा, आपके एग्रीगेट 40% होना चाहिए।
बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो बच्चा भी 40% मार्क्स लेके आ जाएगा वो बच्चा पास हो जाएगा और उसको सैनिक स्कूल में चला जाएगा। ये बॉटम क्राइटेरिया है, यानी यदि यहाँ टॉप मोस्ट की बात करूं तो ये बॉटम क्राइटेरिया है इनका कि भाई यहां से ऊपर हम आपको काउंट करें, आगे की तरफ लेके जाएं, अगली स्टेज में बात करें तो आपको 40% तो स्कोर करना पड़ेगा। यदि ये स्कोर नहीं है तो उसके नीचे आप फेल हो, कुछ नहीं, आपको आपकी कॉपी बुक देखा नहीं जाएगा, आगे फर्दर प्रोसेस जो मेडिकल है उसमें शामिल ही नहीं किया जाएगा। तो 40% मिनिमम क्राइटेरिया। अब आप बोलेंगे सर 40% आ गया मतलब पास हो गया, मतलब मेडिकल कॉल आएगा आएगा नहीं। मेडिकल कॉल डिपेंड करता है कि ऊपर टॉप मोस्ट सीट कितनी है, और यदि यहां पे मान लीजिए 10 सीटें हैं तो टॉप इसका 3 टाइम्स 30 बच्चों को, यानी 1/3 का रेशियो होता है। किसी स्कूल में यदि 10 सीट हैं और उस स्कूल के लिए बहुत सारे बच्चों ने पेपर दिया तो जो टॉप 30 बच्चे हैं उनको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। यानी टोटल यदि 100 बच्चों ने पेपर दिया है तो ऊपर वाले 30 बच्चों को मेडिकल के लिए बुला लिया जाएगा यदि वहां पे 10 सीटें हैं। तो नीचे वाले सारे के सारे बच्चे एक ढंग से डिस्क्वालीफाई तो हो ही गए। तो ये मत देखना है कि 40% स्कोर करना है। यदि आपको एग्जाम में उन टॉप मोस्ट बच्चों में आना है तो आपको मेरे अकॉर्डिंग, ये अलग हर एक का अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, 80% to 85% स्कोर करना ही पड़ेगा यदि आप फाइनल सिलेक्शन का सपना देख रहे हैं सैनिक स्कूल के अंदर। ये कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है, ये मेरा एक अनुमान है, मेरा एक आइडिया है कि हमें इस थॉट प्रोसेस से तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। ये वेरी कर सकता है, ये अलग अलग हो सकता है। अब बात आता है कि भाई ये तो पासिंग मार्क्स हो गया, लेकिन ये पासिंग मार्क्स किन के लिए नहीं है? यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी से हैं तो वहां पे आपके लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया भी वहां पे नहीं है, उनको छूट दी गई है। अब बात आती है रिजर्वेशन की, तो रिजर्वेशन इसमें अंदर है भाई, यानी एसटी, एससी और ओबीसी इन कैटेगरी के लिए रिजर्व सीटें। पूरा रिजर्वेशन का एक वीडियो मैंने पहले ही बना चुका हूं, आगे भी इस सीरीज में हम लोग बात करेंगे रिजर्वेशन की। उन रिजर्वेशन सीट के अंदर कोई भी जनरल कैंडिडेट नहीं जा सकता, लेकिन जनरल की सीटों में यदि इन बच्चों के एसटी, एससी एंड ओबीसी के बच्चों के यदि मार्क्स अच्छे हैं और जनरल के बच्चों से अच्छे आए हैं तो वो जाकर के जनरल वाली सीटों को भी काम में ले सकते हैं। यानी जो भी रिजर्व्ड सीटें, इतनी सीटें यदि मान लीजिए इतनी वाली सीट रिजर्व कर दी और ये जो अनरिजर्व्ड है वो जनरल के लिए, लेकिन इन बच्चों के मार्क्स यदि अच्छे हैं तो वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर भी आ सकते हैं, लेकिन कोई भी जनरल का बच्चा यहां पे नहीं जा सकता। तो ये ध्यान रखिए, यहां पे रिजर्वेशन है और प्रॉपर रिजर्वेशन कैसे काम करता है, क्या परसेंटेज रहता है, इसी वीडियो सीरीज में बात करेंगे हम लोग प्रॉपर रिजर्वेशन की। सो उम्मीद करता हूं वीडियो काफी फ्रूटफुल रहा होगा आपके लिए। यदि अच्छा लगता है वीडियो तो शेयर तो जरूर से कर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को, ताकि आप लोगों के लिए इस तरह के बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खूब सारी पढ़ाई करें। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।